गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो नर इक्वेशन तक हो गया था, ठीक है। जिसके भी न्यूमेरिकल्स नहीं हुए वो कर ले अपने पूरे, ठीक है। और जिन्होंने पहले के रहते हो पहले के कर ले। न्यूमेरिकल्स का ही पार्ट है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स आएंगे पक्का। चलो अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। देखो नाम से ही दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन का चक्कर है ना। नाम में क्या दिख रहा है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? देखो अब हम यहाँ पे क्या छापते हैं, ऐसे हमने मान लिया है वो छाप दिया है कि बीकर, ये दूसरा बीकर, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे क्या होती है, एक रोड होती है, यहाँ पे एक और दूसरी रोड होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे साल्ट ब्रिज होता है, सबको पता है, याद हो गया होगा, जिन्होंने किया उनको ही हुआ होगा याद। यहाँ पे हम उसको वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होती है? कैथोड। ये क्या होती है? एनोड। ये होती है नेगेटिव चार्ज, ये होती है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है ये किसी मेटल की होगी, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है किसी मेटल की होगी। तो इसमें ये जो मेटल है, इस मेटल की कुछ कंसंट्रेशन होगी कि इस रोड में मेटल कितना है। ऐसे ही इस मेटल में जो कंसंट्रेशन है उस मेटल की उस इलेक्ट्रोड में, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर मेटल की जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। ये अभी इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड के अंदर भी मेटल की कुछ कंसंट्रेशन है कि कितना कितना मेटल है इसमें, ठीक है। मान लीजिए 5 किलो की है, 5 किलो की में सिर्फ कॉपर ही है, या 3 किलो कॉपर है, कुछ और मिक्स करके ऐसी रोड बनाई हुई है, तो उसकी कंसंट्रेशन है। ऐसे ही जब यहाँ पे तुम जो कोई वो लेते हो इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे क्या लेते हो? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या होती है? कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे दूसरा, ठीक है, तो इसकी भी क्या होती है? कंसंट्रेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सिंपल सी बात में ये है कि जो लिक्विड होता है, और इलेक्ट्रोड क्या होती है? ये सॉलिड रोड होती है। तो इन दोनों की अपनी अपनी कंसंट्रेशन होती है, इलेक्ट्रोड की भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की भी होती है। मान लिया जो दोनों तुम्हारी जो मेटल की इलेक्ट्रोड है दोनों जिंक की हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जिंक की है, कॉपर की एग्जांपल में। लेकिन मान लिया दोनों किसकी हैं? जिंक की। ये भी किसकी? जिंक की। तो जिस मेटल का रोड उसी की क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट, ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल काम कैसे करेगा? जब यहाँ भी जिंक है यहाँ भी जिंक है, तो दोनों बराबर की टक्कर के हो गए रिएक्टिव, तो काम करेगा नहीं सेल। तो बोल रहा है सेल काम करेगा तब जब या तो इसकी कंसंट्रेशन और जो इनकी कंसंट्रेशन है, मान लिया कंसंट्रेशन 1 है, ये कंसंट्रेशन है 2, तो कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन जो 2 है, जो कंसंट्रेशन 1 है और जो कंसंट्रेशन 2 है वो बराबर ना हो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन देखो, जब हम किसी भी मेटल को लिखते हैं, यहाँ पे अगर रिएक्शन बनेगी जिंक किस में बदल जाएगा? जिंक 2+ में। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? जिंक 2+ किसे बदल जाएगा? जिंक में, क्योंकि इसके हिसाब से तो यही होगा। और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। तो जो ये कंसंट्रेशन है इसको बोलते हैं हम C1, लेफ्ट वाली को, और इसको बोल दिया C2, ठीक है। तो जो इसकी रिएक्शन है इसके हिसाब से क्या दिख रही है कि ये जिंक किस में चला गया? जिंक प्लस जिंक 2+। अब ये जिंक 2+ कौन सा है? C2 वाला। क्या हो जाएगा? जिंक में बदल जाएगा, जिंक 2+ में बदल जाएगा, प्लस में जिंक में बदल जाएगा। और ये जिंक 2+ कौन सा है? C1 वाला, ठीक है। ये प्रोडक्ट में होता है ना, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट ये लिख दिए, फिर प्रोडक्ट ये लिख दिए। लेकिन जो C1 वाला प्रोडक्ट है जो C1 वाला वो प्रोडक्ट है जिंक, तो ये वाला इधर C1 है। तो हमने मान लिया कि इधर C1 वाली कंसंट्रेशन है, तो C2 और C1 बराबर नहीं होंगी। C2 और C1 जब बराबर नहीं होंगी तो ही ये सेल काम करेगा। तो जो ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों सेम होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है,
ठीक है, तो ऐसे सेल को बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? कंसंट्रेशन सेल। तो बस ये डेफिनेशन बुक में भी दे रखी है कि कंसंट्रेशन सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम मटेरियल के होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, किसकी कंसंट्रेशन में? इलेक्ट्रोड की में, इसकी कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और अगर यहां पे डिफरेंस हो, यहां पे जो ये दे रखा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब हमें किस पे ध्यान देना है? इस वाले पे। ये कॉमन नहीं है ज़्यादा, ये ज़्यादा मतलब इसी प्रकार के सेल बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे वो क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में कि देखो, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन इसी के अंदर। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई ऑफ सेल, जब ये सेल बनेगा इन दोनों का, तो अगर हम इसका टेम्परेचर पे या कंसंट्रेशन पे इफेक्ट देखेंगे, कंसंट्रेशन दोनों की फर्क है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगी? ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्री। देखो बेटा, टेम्परेचर 298 लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0.0591 रख लिया। ई नोट सेल क्या होती है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब दोनों साइड एक ही प्रकार का है, जिंक है, जिंक है, तो जो ये ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये तो हो गई जीरो। तो ई सेल क्या आ गया? ई सेल आ गया 0 माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट है C2, क्या है प्रोडक्ट? सॉरी यहाँ पे है प्रोडक्ट है C1। रिएक्शन ये है बनी, रिएक्शन के हिसाब से देखना प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है? C1 की कंसंट्रेशन ऊपर, अगर उसकी स्टोइशियोमेट्री कुछ भी है तो वो, और C2 की कंसंट्रेशन नीचे और उसकी स्टोइशियोमेट्री है तो वो ऊपर। अब यहाँ से क्या बन गई इक्वेशन? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0 माइनस, तो ये हो गया माइनस का 0.0591 लॉग ऑफ C1 बाय C2 ऊपर x नीचे y। अब ये माइनस है, इस माइनस के साइन को प्लस में बदलने के लिए हमने C1 C2 को चेंज कर दिया। लॉग ऑफ C1 बाय C2 क्या होता है? लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2। अगर हम मैं लिख दूँ लॉग ऑफ C2 बाय C1 इसकी जगह, तो साइन माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? टोटल प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 लॉग ऑफ C2 बाय C1। तो तुम्हें ये याद रखना बस फॉर्मूला, बस ये, और इनकी ऊपर इनकी स्टोइशियोमेट्री लगानी है ही अगर हो तो, ठीक है, x और y। तो ये है फॉर्मूला। C2 ऊपर, ध्यान रखना C2 ऊपर क्यों आया? क्योंकि हमने साइन चेंज कर लिया, अदरवाइज C1 ही आता ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है कि ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इज इक्वल टू क्या होती है? 0.0591 इंटू लॉग, और बटे में एन तो भूल ही गए, और जगह एन तो आएगा ही, है ना। तो 0.0591 बटे एन इंटू लॉग ऑफ C2 बाई C1। सिर्फ ये लर्न करना तुम्हें और कुछ नहीं करना, ये बस समझाया कि कैसे आया है, ठीक है। तो अगर दो सेल दे रखे होंगे जिनकी कंसंट्रेशन अलग है, लेकिन दोनों एक ही मेटल के और एक सॉल्यूशन के बने हुए हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन यहाँ पे वैल्यू अलग अलग दे रखी होगी। दो नर्नेस्ट इक्वेशन से तुम समझ गए होगी कि वैल्यू अलग अलग होती हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप ऐसे इक्वेशन बना दोगे, और ये जो वैल्यू है ई सेल की, याद रखना ये पॉजिटिव कब आएगी? ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब C2 ग्रेटर देन होगा C1 से। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर ये ई सेल की वैल्यू आपको पॉजिटिव भी लेके आनी है, तो सिंपल सी बात है कि C2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू C1 से। C2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू C1 से, क्योंकि C2 ऊपर है और ये सारा प्लस का, अब प्लस का है तो प्लस में ही रखना है, तो C2 क्या होना चाहिए? हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बात थी भाई, ये दो बात याद रखनी है, सिर्फ इतना से याद करना, ये कंसंट्रेशन सेल। अब वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पे तो जिंक था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? जिंक। अगर जिंक की बजाय यहाँ पे कोई गैस होती, जैसे हाइड्रोजन गैस होती या कोई और गैस होती, तो गैस में कैसे करते? तो बोल रहा है गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती, गैस का होता है प्रेशर। गैस का क्या होता है बेटा? प्रेशर, ठीक है। तो गैस का जब प्रेशर होता है तो प्रेशर के टाइम पे फॉर्मूला बदल जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा क्या बदल जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन
इंटू log ऑफ P1/P2। वहाँ पे 2 वाला ऊपर था, यहाँ पे 2 वाला नीचे है। तो कोई भी गैस है तो P1 और P2 तो उधर ही रहेंगे, ठीक है। P2 इधर वाला साल्ट ब्रिज के, P1 इधर वाला, ठीक है। लेकिन P2 अब की बार क्या आ जाएगा, नीचे साइन प्लस का ही है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर वाले में ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें P2 क्या आ जाएगी नीचे, और कंसंट्रेशन वाले में ऊपर 2 वाली रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि P1 बड़ा होता है P2 से। तो ये बात याद रखनी है तुम्हें कि एनोड वाली का जो प्रेशर हो क्या होगा, ज़्यादा एज कम्पेयर टू कैथोड वाली के, और कंसंट्रेशन में कैथोड वाली की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एनोड वाली के, तभी रिएक्शन का जो ई सेल है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखने, बस सीधा फॉर्मूला लगाना है और ये पॉइंट डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। तो इस तरीके से सिर्फ इतना सा काम है। इस इलेक्ट्रोलाइट इसका कंसंट्रेशन सेल का डेफिनेशन ही पूछ सकता है तो वो भी याद कर लेंगे। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं 2 चीज़ें और। एक तो पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरा पढ़ लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इन दोनों के बस फॉर्मूले याद करने हैं कि जो हम वो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ई सेल बना रहे हैं, ई नोट सेल बना रहे हैं, उनका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या है। तो उनके दोनों के फॉर्मूले फिर से फॉर्मूले याद करने हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कभी ये सोचो पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो हमने जो सीखा है उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पहली बात तो जब इक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम, तो जो ई नोट सेल है, क्या है, ई नोट सेल, वो क्या हो जाएगा, 0। ई नोट सेल क्या हो जाएगा, 0। जब सेल इक्विलिब्रियम पे होगा, जितने आयन उधर जा रहे उतने उधर जा रहे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ई नोट सेल है वो क्या हो जाएगी, 0। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पे ई नोट सेल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब उसके बाद हम फिर लगा देंगे नरेस्ट इक्वेशन, सॉरी ई नोट सेल, ई सेल आपकी क्या हो जाती है, 0। मेरा दिमाग भी काम जा गया, चलो। ई सेल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, ई नोट सेल नहीं, ई सेल क्या हो जाती है, 0। ई सेल का मतलब है जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन के इफेक्ट से या किसी भी इफेक्ट से जो जनरेट होगी वो होगी, ठीक है। ई नोट 0 नहीं करनी है, ई सेल 0 करनी है। तो हमने नरेस्ट इक्वेशन पढ़ी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/n इंटू में log ऑफ। आपको ये सोचे सर पिछले में तो आपने ई नोट सेल 0 किया था, वो 0 इसलिए किया था क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम थी, तो इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोड में से सेम अमाउंट घटेगी तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ई सेल 0 करनी है कि जो भी बिजली टोटल बनेगी, कंसंट्रेशन का इफेक्ट लेके, टेम्परेचर का इफेक्ट लेके, जो भी इफेक्ट लेके, वो टोटल क्या हो जाएगी, 0। तो ई सेल 0 करनी है। log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट उनकी रेज़ टू पावर स्टोइचियोमेट्री। अब हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा है कि जो ये चीज़ होती है ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ई सेल तो हो गया 0, तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n इंटू ये क्या हो गया, log ऑफ के, अपना क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। log के भी लिख देते हैं इसको, log KC भी लिख देते हैं। तो log KC क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड है तो KC, प्रेशर पे डिपेंड हो तो KP, खाली K भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई नोट सेल, ये जो माइनस का है सारा उधर प्लस का चला जाएगा, या ई नोट सेल इधर चला जाए तो माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो कहने का मतलब जिस फॉर्मूला बन गया 0.0591/n इंटू log ऑफ KC। तो ये तो समझाया कि फॉर्मूला कैसे बना, सिर्फ याद इतना सा करना है तुम्हें, ये लर्न करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ई नोट सेल क्या होती है, 0.0591/n इंटू log ऑफ KC। सीधा फॉर्मूला याद रखना बेटा, और कुछ नहीं करना। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये 298 केल्विन पे है, अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो ये 0.0591 नहीं आएगा, फिर आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 2.303 मल्टीप्लाई में 8.314 मल्टीप्लाई में जो टेम्परेचर दे रखा वो बटे में 500। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ऐसे ही फिर आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। अब गिब्स फ्री एनर्जी के लिए उस हमने 11th में भी पढ़ा, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का। डेल्टा जी होता है NF ई नोट सेल, NF ई सेल या NF ई नोट सेल। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो डेल्टा जी क्या होती है, माइनस NF, ठीक है, ई नोट सेल। ई नोट सेल ये रही अपनी, ये डेल्टा जी नोट है, डेल्टा जी नोट। अगर डेल्टा जी निकालोगे तो यहाँ पे खाली ई हो जाएगा। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट
सेल, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का और ई नोट के बीच में रिलेशन का। अब ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है ये, तो बस यहाँ पे ये रख दो, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन एफ। ई नोट सेल का फॉर्मूला 0.0591 बटे एन इंटू लॉग ऑफ के सी। तो ये रिलेशन आ गया किस में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और डेल्टा जी में। तो यहाँ पे इस पे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट, तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये कर देना है, ठीक है भाई। तो ये करना है यहाँ से एन एफ ई नोट सेल में, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो जो भी आपका ये है। अब उसके बाद क्या है कि हम इस ई नोट सेल की वैल्यू वगैरह जो भी पुट कर दी, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को डेल्टा जी नोट को 0.0591 ना रखते हुए क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग के सी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया सर, ये फॉर्मूले पे इस पे आएंगे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे करने हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया सर, ये बेटा मैंने पिछले फॉर्मूले से निकाल दिया, इससे ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से ये कैसे बना या ये आया ही कैसे, सिंपल सी क्या कहानी है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, है ना, और जो है 0.0591 ना रखते हुए मैं जो मेरा होता है वही रखूँ, तो क्या होता है वो 2.303 इंटू आर टी बाय एन एफ होता है, यही होता है भाई, और इंटू में क्या है लॉग के सी। तो एन एफ से क्या कट जाएगा, एन एफ क्या बचा माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग के सी, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कि अगर हम 0.0591 वैल्यू ना रखते हुए उसको पूरा ढंग से लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 2.303 इंटू आर टी बाय एन एफ, ये लिखते हैं, तो इसके एन एफ से एन एफ कट जाएगा और इससे फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, मोस्टली लगाना ये है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में ये क्या लगाना है, ये लगाना है। कहीं पे आर ना दे रखा हो, मतलब टेम्परेचर ना दे रखा हो, उसकी बात ना कर रखी हो, तो आप फिर ये भी लगा सकते हो, ठीक है। या टेम्परेचर की बात करेगा तो क्योंकि 298 कैलोरी पे ये लगा सकते हो तुम, वो वही देगा। तो आपको यही क्वेश्चन लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपका एन भी कैंसिल हो जाएगा, आपको एन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोस्टली सवाल इस न्यूमेरिकल इस पे मिलेंगे, आपको कर देने हैं। तो आपको एक ये लर्न याद करना है फॉर्मूला, एक ये लर्न करना है 2, एक फॉर्मूला ये लर्न करना है 3, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला याद करना है 4, और एक ये 5। तो आज तुम्हारा काम है 5 फॉर्मूले। अब इनके ऊपर ना बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें ट्राई करने हैं। अभी तो बहुतों ने नर्नेस्ट इक्वेशन के नहीं किए होंगे, उससे पहले वाले भी नहीं किए होंगे बहुतों ने, तो तुम्हारा काम यही है कि आज न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। इसमें समझाने का जो था कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है वो बता दिया, कि जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। अगर इलेक्ट्रोड में डिफरेंस हो तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, अगर यहाँ पे डिफरेंस हो इसमें लिक्विड में तो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल ही हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बता दिया था। अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो ये फॉर्मूला, और अगर प्रेशर के हिसाब में टर्म में दे रखा है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ई नोट सेल के साथ, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही रिलेशन डेल्टा जी के साथ। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं, बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको आंसर मतलब क्वेश्चंस करने हैं, और कोई काम नहीं है आज का, ठीक है भाई। चलो आज इतना ही काम है, करो न्यूमेरिकल्स करो, चलो थैंक यू।